हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान के मूल ढांचे की। फ्रेंड्स, ये टॉपिक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के समय की। आज़ादी के समय हमारे नेताओं के सामने दो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या था कि लैंड रिफॉर्म्स करने, क्योंकि काफ़ी सारी असमानता फैली हुई थी और उसकी एक मुख्य वजह थी लैंड, ठीक है। और दूसरा जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो हमारे समाज के बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको हमें आगे लाना है। और सरकार ऐसा कर भी सकती थी, क्योंकि वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए डीपीएसपी में काफ़ी सारे प्रोविजंस थे। अगर हम आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो एससी एसटी हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए सरकार पॉलिसीज़ बना सकती है। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 39 की बात करें तो 39 स्टेट को डायरेक्ट करता था कि गवर्नमेंट, जो राज्य है, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसकी वजह से कम्युनिटी के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनके ऑनरशिप एंड कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। साथ ही साथ 39C में तो यह भी कहा गया था कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाओ जिसकी वजह से वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन न हो। मीन्स समानता की बात की जा रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी सरकार ऐसा कोई कदम उठाती तो लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचते थे? क्योंकि इसी संविधान में मूल अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है, जबकि आर्टिकल 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे। तो जब भी गवर्नमेंट या स्टेट आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करता, मीन्स स्पेशल पॉलिसीज बनाता, तो उसका मतलब क्या था कि आप असमानता क्रिएट कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो ये तो पहला पहलू था। अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो आर्टिकल 19 1F एंड आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। मीन्स हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, उसको होल्ड करने का और डिस्पोज करने का अधिकार था। वहीं आर्टिकल 31 ये बोलता था कि अगर स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसमें 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला कि एक वैलिड लॉ होना चाहिए, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरा, जिस कार्य के लिए आप एक्वायर कर रहे हो वो एक पब्लिक पर्पस होना चाहिए। हॉस्पिटल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उस सिलसिले में आप ऐसा कर सकते हो। और तीसरी कंडीशन ये थी कि आपको कंपनसेशन देना होगा। तो इन दोनों अधिकारों के माध्यम से लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि सर ये तो हमारा राइट है, प्रॉपर्टी पे हमारा संपत्ति का अधिकार है, तो आप कैसे इसको छीन सकते हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। और समय समय पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने काम भी किया, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी किया। जैसे कि मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट जॉब्स में एंड कॉलेज में सीट्स में, मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा ही फेमस केस है 1951 का, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दोरई राजन का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास गवर्नमेंट के इस डिसीजन को खारिज कर दिया। और किस बिना पर खारिज किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह का रिजर्वेशन आर्टिकल 29(2) क्या वायलेशन है, उसके विरुद्ध है। आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी भी सिटीजन को आप एडमिशन डिनाई नहीं करोगे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है या फंड प्राप्त करता है। तो अगर मैं इसको आपको समरी बताऊं, इसका सार बताऊं, तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि आर्टिकल 46 को प्रमोट किया जाए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को फेवर किया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 को फेवर किया और ऐसा करना वाजिब भी था। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इन्फोर्शिएबल थे, जबकि डीपीएसपी इन्फोर्शिएबल नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का साथ दिया और कहा कि भाई आप 46 को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप फंडामेंटल राइट को ही इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। अब अगर सरकार इस चीज़ को मान लेती तो फिर तो कोई वेलफेयर मेजर हो ही नहीं पाता। और उस समय नेहरू जी की सरकार थी, एक ऐसी सरकार जो बहुत मजबूत थी, सेंटर में भी बहुमत था और स्टेट में भी उन्हीं की सरकार थी। तो संविधान संशोधन करना उनके लिए मामूली सी बात थी, क्योंकि बहुमत था, कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 वो लेके आए। अब इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो आर्टिकल 15 था मूल अधिकारों का, उसमें एक क्लोज 4 ऐड कर दिया। ये क्लोज क्या था कि अगर गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, SC ST के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न लेके आता है, तो आप उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये साफ साफ मूल अधिकारों में लिख दिया गया। ये तो हो गया शिक्षा वाली बात। अब दूसरी बात थी लैंड रिफॉर्म्स की। तो नेहरू जी ने क्या किया कि आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B इंसर्ट कर दिया। इसके माध्यम से ये हुआ कि अब लैंड रिफॉर्म करना आसान हो गया। तो जिन प्रोविजंस के बिना पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, चैलेंज कर सकते थे, उन प्रोविजंस में चेंज कर दिए। तो अब आप क्यों जाओगे सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो यही बोलेगा ना कि यार संविधान में तो यही लिखा हुआ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ की गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम से। अब जब ये चीज़ हुई तो जो जमींदार लोग थे, जो ऐसा वर्ग था, जो कि शिक्षित वर्ग था, वो सब परेशान हुए क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो गया था। तो अब समय समय पर इस चीज़ को चैलेंज किया गया डिफरेंट केसेस के माध्यम में, और हम उन सभी केसेस को देखेंगे। ये सारे केसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनसे जुड़े सवाल पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इन केसेस के बारे में, क्योंकि जब ये पहला संविधान संशोधन हुआ तो एक डिबेट सामने आई थी। वो डिबेट ये थी कि क्या जो पार्लियामेंट है वो मूल अधिकारों को अमेंड कर सकती है, क्या उनको चेंज कर सकती है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन में अलग अलग तरीके से दिया और वो सभी हम देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला केस था वो शंकरी प्रसाद का केस था। उसको समझने से पहले हमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, 368 इन दोनों को समझना होगा, क्योंकि ये सारे केसेस इन्हीं दो आर्टिकल के आसपास घूमते हैं। और अगर हमने ये आर्टिकल समझ लिए तो आप मान के चलिए कि 50% काम हमारा हो गया। आर्टिकल 13 जो कि मूल अधिकार का ही एक आर्टिकल है, वो ये कहता है कि राज्य, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ, कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, मूल अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी की जा सके। ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज़ उसमें यह भी लिखी हुई है कि ये जो लॉ है, इस लॉ में क्या क्या चीज़ शामिल होंगी, जैसे कि ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम, यूजेज, ये सभी लॉ की परिभाषा में डाल दिए गए थे। तो बड़ी ही स्पष्ट तौर से बता दिया गया था कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, और ये लॉ में क्या क्या चीज़ शामिल होगी ये चीज़ भी मेंशन कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठाया गया कि क्या इस लॉ या कानून की परिभाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शामिल है या नहीं है। पूरी लड़ाई इसी चीज़ की थी। ठीक है, तो जब इसको भी हम आगे देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 368। ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आर्टिकल 368 जो ओरिजिनल आर्टिकल 368 था, उसका टाइटल क्या था? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर आप संशोधन करोगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ उसमें प्रोसीजर भी समझाया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 368 में मेंशन थी। ये जो चीज़ रेड इंक से लिखी हुई है ये तो बाद में जोड़ी गई थी, अभी हमारा फोकस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे शंकरी प्रसाद के केस की। तो इस केस में जो जमींदार लोग थे
उनका क्या पॉइंट था कि ये जो लॉ है जो बताया गया है आर्टिकल 13 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है, क्योंकि वो भी तो एक कानून ही है। और क्योंकि वो कानून है, इसलिए उस कानून के माध्यम से आप मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो। इसलिए उनका ये कहना था कि जो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा तो सब चीज़ें उनके पक्ष में आ ही जाएंगी। अब इस मैटर पे सरकार ने क्या बोला? सरकार ने ये बोला कि जो फर्स्ट CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो हमने आर्टिकल 368 के तहत बनाया है। और आर्टिकल 368 एक स्पेशल प्रोसीजर डिफाइन करता है, जो कि एक सामान्य जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उससे अलग है। इसलिए ये जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम होते हैं, इनको आप लॉ की कैटेगरी में नहीं ला सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि पार्लियामेंट के पास दो तरह की पावर होती है। ठीक है, पहली पावर क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर, मतलब जो संवैधानिक सभा थी उसकी पावर, और ये पावर उनको आर्टिकल 368 में दी गई है। इसके अलावा दूसरी पावर उनके पास होती है सामान्य लेजिस्लेटिव पावर्स, जो कि उनको आर्टिकल 368 के बाहर से मिलती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर हैं और इस पावर के तहत वो संविधान को अमेंड कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल 13(2) में जो लॉ बताया गया है, उस लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आते हैं। और जब वो आते ही नहीं है तो फिर उसका जुडिशल रिव्यू किस तरह से होगा? ठीक है, अगर हम आर्टिकल 13 देखें तो वो क्या बात करता है? वो जुडिशल रिव्यू की तो बात करता है। तो जब लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को शामिल ही नहीं करोगे तो जुडिशल रिव्यू कैसे होगा? इसका मतलब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट है उसकी अमेंडिंग पावर्स पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब मूल अधिकार आप चेंज कर सकते हो। तो इस केस में ये बात सामने आई थी, और यही वर्जन काफ़ी केसेस में दिखा। जैसे कि जो सज्जन सिंह वाला केस हुआ था 1965 का, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली। और 1951 से लेकर 1965 में सुप्रीम कोर्ट का यही सिमिलर व्यू था। तो मोटा मोटी बात यही थी कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन 1967 में जो गोलकनाथ का केस आया था, उस केस ने पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी। ये 67 का केस था, इसमें 11 जज बेंच बैठी थी। 6:5 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना जो अर्लियर डिसीजन था वो रिवर्स कर दिया, उसको चेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, मतलब सामान्य जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं केवल वही हैं, उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर नहीं है। ये भी बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आप चेंज नहीं कर सकते हो। और ये बात कही गई कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर बताया गया है वो तो केवल प्रोसीजर है, बट वो अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को नहीं दी गई है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताई। और फिर इसका मतलब ये था कि जो आर्टिकल 13(2) में हम बात करते हैं लॉ की, तो इस लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी होगा। मीन्स अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हो, उसके माध्यम से आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो इवन थ्रू आर्टिकल 368। तो एकदम टोटली अपना डिसीजन ही सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, ये आप इस चीज़ को आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे, ये टाइम पीरियड है 1967 का। इसके पहले के जितने भी केसेस हमने देखे, वो समय वो था जब कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी देश में, क्योंकि सेंटर में भी उसका वर्चस्व था, स्टेट में भी उसका वर्चस्व था। तो अमूमन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब सरकार बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो जुडिशरी इतने हाथ पांव नहीं मारती है। ठीक है, बट ये जो 1967 का पीरियड था, इसमें कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी। नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी जा चुके थे। ठीक है, तो ये एक इस समय का समय ही ऐसा था कि कांग्रेस की पोजीशन इतनी सही नहीं थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ही अपना डिसीजन चेंज कर दिया था।
और बात केवल यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि ये तो एक वर्चस्व की लड़ाई बन गई थी। तो पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया इसको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। इस एक्ट से क्या किया पार्लियामेंट ने, सबसे पहले तो 368 में चेंजेस किए, उसका टाइटल ही चेंज कर दिया। अब टाइटल क्या किया, पावर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे मेंशन ही कर दिया कि ये पावर पार्लियामेंट की है। इसके अलावा 368 एंड 13 में भी अमेंडमेंट की है और ये मेंशन कर दिया कि 13 का प्रभाव 368 पे नहीं पड़ेगा और 368 का प्रभाव 13 पे नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इसका मैं आपको सार बताऊं तो सार ये था कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से पार्लियामेंट ने असीमित पावर, एब्सोल्यूट पावर अपने पास ले ली, अक्वायर कर ली। और ऑब्वियस सी बात थी कि जब पार्लियामेंट अपने पास असीमित शक्तियां ले लेंगी तो वो बात चैलेंज तो होनी ही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब ये जो पीरियड था ये दोनों ही ऑर्गन्स के बीच में, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट कहिए या गवर्नमेंट कहिए, इसके बीच में एक लड़ाई चल रही थी और ये काफ़ी केसेस में देखने को मिली। 1970 में आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी खारिज कर दी। इसके जवाब में गवर्नमेंट ने क्या किया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया और इस एक्ट के माध्यम से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको कर्टेल किया, आर्टिकल 31 से इंसर्ट कर दिया। वहीं दूसरा केस था माधवराव सिंधिया केस 1970 का। इसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो प्रीवी पर्सेस होते थे, जो राजभत्ते होते थे, उसको अबोलिश कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया, ये जो डिसीजन था इसको समाप्त कर दिया। इसका जवाब गवर्नमेंट ने दिया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम से, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। तो ये दोनों ही ऑर्गन के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। फिर 29th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या किया कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को जो है 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये 9th शेड्यूल ऐसा शेड्यूल था कि अगर उसमें आप किसी एक्ट को डाल दोगे तो उस एक्ट को आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते हो, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे से ही एक नई दिशा हमको मिली और वो दिशा थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। दोस्तों, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में ये नाम बार बार सुनेंगे और ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको अपना बर्थ डेट याद हो चाहे ना हो, आपको ये तारीख याद होनी चाहिए, 24 अप्रैल 1973। दरअसल हुआ क्या था, ये जो केशवानंद भारती थे ये केरला में एक स्पिरिचुअल गुरु थे, एक धर्म गुरु थे और इस एक्ट के माध्यम से उनके मठ की जो ज़मीन थी उसकी ओनरशिप, उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास चला गया था। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो उसके सिलसिले में ये जजमेंट आया था। इस केस में जो हमारे सीजेआई थे वो कौन थे, जस्टिस SM सिकरी थे। 13 बेंच ये जजमेंट था। ठीक है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस को 24वें, 25वें, 29वें जो संशोधन हुए थे उन सबको रिव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं ये सब सही हैं। ठीक है, 24वां हुआ, 25वां हुआ, 29वां हुआ और 10:3 मेजोरिटी। दोस्तों यहाँ पे देखिए 13 मेंबर की बेंच थी उस समय की, ये फुल स्ट्रेंथ थी। ठीक है, आज की डेट में 31 है, उस समय 13 ही थी, तो फुल बेंच जजमेंट था। और आपको पता होगा कि अगर डिसीजन चेंज करना होता है तो नंबर ऑफ जजेस बढ़ जाते हैं। इससे पहले गोलकनाथ हमने देखा तो वो 11 बेंच जजमेंट था और ये 13 बेंच जजमेंट था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के माध्यम से पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने की पावर मिलती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 13(2) है उसमें लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शामिल नहीं होता है। तो जो पहला जो मुद्दा था वो तो क्लियर हो गया, पर सवाल ये उठा कि ये जो अमेंडमेंट करने की पावर है, क्या ये पावर असीमित है या इस पर कोई सीमा है? तो इसका निपटारा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, बड़ा ही फेमस डिसीजन था। 7:6 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अमेंडमेंट पावर है ये लिमिटेड है। ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती है। पर दोस्तों देखिए, इससे पहले वाला जो डिसीजन था वो 10:3 से था और ये डिसीजन दिया था 7:6 से, मतलब ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। ठीक है, केवल एक जज का जजमेंट
और पक्ष में था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, बाकी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट करने की पावर पे एक अंकुश लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो संविधान को संशोधन करने की पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, वो संविधान को बनाने की पावर के बराबर कतई नहीं हो सकती है। इसलिए उस पावर पे लगाम लगाने की जरूरत है। तो यहीं से उदय होता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कि ये मूल ढांचा क्या है। संविधान के ऐसे प्रोविजंस जो अगर न हो तो संविधान अपने मूल चरित्र, अपने बेसिक कैरेक्टर को खो देगा। तो वो सभी प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये जुडिशरी के द्वारा इनोवेट की गई है। ये जुडिशियल इनोवेशन है, संविधान में कहीं पर भी इसका कोई मेंशन नहीं है और ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि संविधान ने इसको प्रोवाइड नहीं किया है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होंगी, ये आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, ये एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि केवल इतनी ही चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस था। इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, ये हम केस टू केस बेसिस पे देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं है। तो मीन्स ये एक ओपन क्वेश्चन हो गया, सारी पावर जुडिशरी के पास में ही आ गई। अब दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि जो वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये सबसे पहले सज्जन सिंह जो 1965 का केस था उसमें जस्टिस मुधोलकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने रेफरेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन का। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने समझा कि डॉक्ट्राइन क्या है। अब अगर हम देखें कि कौन कौन से एलिमेंट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, तो ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट आए उसमें हमको पता चला कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि ये सीमित नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमें पता चलेगा जो भी आगे डिसीजन होंगे। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल कैरेक्टर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये सभी चीज़ें बेसिक एलिमेंट का, ये सभी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट की शक्तियों पर तो अंकुश लग गया, तो पार्लियामेंट चुप तो बैठेगी नहीं। तो पार्लियामेंट ने कैसे रिस्पॉन्स दिया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। और इस एक्ट के माध्यम से जो पार्लियामेंट थी उसने आर्टिकल 368 में दो नई क्लॉज जोड़ दी, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। और इन दोनों ही क्लॉज का पर्पज़ ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जो लिमिट लगाई गई है उसको डाइल्यूट किया जाए। क्लॉज 4 ये बोलता था कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी वो जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती है। क्लॉज 5 में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पे किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होगी। तो मूल बात वही है कि जो लिमिट लगाने की कोशिश की गई थी उसको डाइल्यूट किया गया था। अब देखिए, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है, ये भी आप काफ़ी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि ये जो दोनों क्लॉजेज है ना, 4 एंड 5, ये वॉइड है, ये शून्य है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि केस टू केस बेसिस पे जुडिशरी डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, वो उसका उदाहरण आपके सामने है। वहीं अगला केस आता है वामन राव केस। ये 1981 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे सारे
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए हैं, ये डॉक्ट्राइन उन सब पे लागू होगी। मतलब उससे पहले वालों पे लागू नहीं होगी, क्योंकि उसी दिन जजमेंट आया था, तो जो भी आगे के केस होंगे उन सब पे ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों, अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो करंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग मूल अधिकार, लेकिन ये पावर एक सीमित पावर है, ये असीमित पावर नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये एक लिमिटेड पावर है। और लिमिट क्या है? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गई करंट पोजीशन। अब अगर हम बात करें कि ये जो डॉक्ट्राइन थी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये डॉक्ट्राइन एक सेफ्टी वाल्व का काम करती है। किसके अगेंस्ट? मेजोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट या तानाशाही के खिलाफ। मान लीजिए कोई सरकार ऐसी है जिसको बहुमत मिल गया, तो उस बहुमत का ये मतलब कतई नहीं है कि वो जो मन में आए वो करे। उसकी पावर पे, उसकी शक्तियों पे एक तरह का प्रतिबंध लगाता है ये डॉक्ट्राइन। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस डॉक्ट्राइन के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो संविधानवाद है, उसको मजबूती मिलती है। संविधानवाद क्या है? सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, उस पर प्रतिबंध लगाना, एक लिमिटेड गवर्नमेंट, और वही काम ये डॉक्ट्राइन करती है। इसके अलावा क्योंकि फंडामेंटल राइट को आप ओवररूल नहीं कर सकते हो, मीन्स आप एक डेमोक्रेसी, आप एक लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो। इसके अलावा ये जो पूरी कहानी हमने देखी कि कभी जुडिशरी ऊपर हुई, कभी पार्लियामेंट ऊपर हुई, एक तरह की लड़ाई थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस उदाहरण से हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सोवेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जिस भी तरह की परिस्थिति होगी, जिस भी तरह की नीड होगी, संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गए सिग्निफिकेंस। पर दोस्तों, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो सिग्निफिकेंस तो सिक्के का केवल एक पहलू हुआ। इसके साथ जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो अक्सर डिबेट में रहती हैं, वो भी हमें जाननी होंगी, तभी हम अच्छे से जो है जस्टिस कर पाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ पता रहे, आपका आंसर एक संतुलित आंसर होना चाहिए। तो डिबेट ये है सबसे पहले कि देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हर प्रोविजन बेसिक लॉ ऑफ लैंड है। तो आप किस बिना पर उसको बेसिक या फिर पेरिफेरल, परिधि पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पार्ट बेसिक है, कौन सा पार्ट पेरिफेरल है। तो ये तो पहली डिबेट हो गई। दूसरी, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो किसी प्रोविजन को एब्सोल्युटली अनअमेंडेबल बनाना चाहते थे। क्योंकि नेहरू जी का स्टेटमेंट है, वो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू मेक एनी थिंग रिजिड एंड परमानेंट यू स्टॉप अ नेशंस ग्रोथ। तो वो चाह रहे थे कि कोई भी चीज़ परमानेंट न रहे, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली अनअमेंडेबल न रहे। तो ऐसा कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास। और जो तीसरी चीज़ सामने आती है कि जब हम एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में अल्टीमेट सोवरेन कौन है? वहाँ के लोग। तो जब लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ही डिजायर्ड चेंज नहीं ला सकते हैं, तो फिर कौन लेके आएगा? तो ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पे डिबेट अक्सर होती रहती है, जिन पे हमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस डॉक्ट्राइन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितने भी संवैधानिक अमेंडमेंट होंगे उन सब पे एक वीटो पावर ले ली। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ही तो लेगा कि क्या आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली पावर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले ली। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान या फिर कानूनों से ऊपर नहीं है, वो भी लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को पावर किसने दी है? लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान ने। और ये पावर लिमिटेड पावर है, ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा,
तो एक ऐसी संस्था जिसको लिमिटेड पावर मिली हुई है, तो क्या वो संस्था लिमिटेड पावर का उपयोग करके अनलिमिटेड पावर हासिल कर सकती है क्या? पूरा सवाल यही है। तो देखिए, दोनों पहलू मैंने आपको बताया। तो जब भी आप आंसर लिखें तो दोनों पहलू को वहाँ पे लिखिए, एक संतुलित आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।